तो साथियों आज हम रिवाइज करेंगे इंड एस 105 OLX पे बेच दे। तो साथियों यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। OLX की स्टोरी हमने डिस्कस करी थी। तो सर यहाँ पे जो रोड मैप है, केवल हमें 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और इसका जो पार्ट बी है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं। इसके लिए साथियों मैं यूज़ करूँगा अपने प्यारे से कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक और साथ में बोर्ड नोट जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। कंसेप्ट नोट क्वेश्चन बैंक जिसको चाहिए प्यारे से कमेंट कर दो टेलीग्राम चैनल में, जिसके कमेंट बॉक्स में जिसके भी कमेंट बढ़िया होंगे उनको मैं घर पे कोरियर करा दूंगा। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, कोरियर करा दूंगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर इंडिया 105 लगता किस पे है। साथियों अगर आप अपनी इंडिविजुअल असेट बेच रहे हो तो वो इंडिविजुअल असेट आपकी पीपीई हो सकती है, इंडियस 16, इंडियस 38, इंडियस 40। केवल इन 3 असेट पे आपका इंडियस 105 लगेगा, इसके अलावा किसी पे नहीं लगेगा अगर आप असेट को इंडिविजुअली बेच रहे हो। लेकिन सर कभी कभार हम असेट को ग्रुप में बेचते हैं, यानी डिस्पोजल ग्रुप। आपने OLX में भी देखा होगा, ऐड आती है कि भैया हम अपने घर का पूरा सामान बेच रहे हैं, यानी ये ग्रुप में बेच रहे हैं। तो साथियों वो आपका CGO भी हो सकता है जो आप इंडिया 36 में पढ़ के आए हो। CGO का पार्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा CGO, या ग्रुप ऑफ CGO भी हो सकता है या पार्ट ऑफ CGO भी हो सकता है। तो साथियों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जब CGO की बात हो रही है, आपके डिस्पोजल ग्रुप की बात हो रही है, तो इसमें कोई भी असेट लाइबिलिटी आ जाएगा। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 16, 38 और 40 वाले असेट ही आ रहे हैं, कोई भी असेट लाइबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि झुंड में तो कुत्ते भी आ जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे भी इंडियस 105 ने का डिस्पोजल ग्रुप है, तो इसमें कोई भी असेट लाइबिलिटी आ जाएगा सेल होने के लिए। इसके बाद साथियों अब हम देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है जिससे ये पता लग रहा है कि भाई ये असेट या ये डिस्पोजल ग्रुप हमारा हेल्ड फॉर सेल है। तो साथियों यहाँ पे हमें ये लगता है भाई इसको यूज़ करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, बाइक घर पे पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है, अब इसे बेच ही देते हैं। तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट है विल बी रिकवर्ड बाय सेलिंग। अब हमें लगता है सेल करके इसकी कैरिंग अमाउंट रिकवर होगी रेदर देन कंटिन्यूइंग यूज़। ऐसा होता है ना, गाड़ी हमारी कई बार घर में पड़ी होती है, यूज़ नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं बेच दे। कहाँ बेच दे? OLX पे बेच दे। तो ये इंडिकेटर है साथियों कि हमें 105 में लेके आना है। उसके बाद इंडिकेटर देखने के बाद आप ये देखोगे कि इंडियस 105 के हिसाब से क्या इसे आप हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हो, बोर्ड लगा सकते हो। तो देखो साथियों आपकी जो असेट है वो अवेलेबल होनी चाहिए फॉर इमीडिएट सेल। आज आपने बोल दिया, बायर आया, आपने तुरंत बेच दी, तो इसे कहते हैं इमीडिएट सेल। प्लस दूसरी कंडीशन है सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। कस्टमर आया, ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हो बेचनी है नहीं बेचनी, तो आप इंडियस 105 में नहीं आओगे। तो ये दोनों कंडीशन साथ में मीट होनी चाहिए, तभी आप इंडियस 105 में आओगे। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखो, अगर आपको लग रहा है ये MCQ का पॉइंट है, तो मैं MCQ के पॉइंट भी साथ साथ करा दूंगा जो एग्जामिनर टेस्ट करता है। अगर आपको लगता है कि एसेट में कुछ रेनोवेशन होना है, ठीक है, आपको लगता है मैं अपनी गाड़ी थोड़ी मॉडिफाई करके बेचूंगा ताकि अच्छा प्राइस मिले, तो साथियों आप इंडियस 105 में नहीं आ सकते। पहले मॉडिफिकेशन कंप्लीट करा लो, फिर आप इंडियस 105 में आओ, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन यही है कि एसेट इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। आज कस्टमर आया, आपने आज पैसे लिए, आज अपना एसेट दे दिया, तो ही 105 में आना, अदरवाइज मत आना। ठीक है सर, भावुक क्यों हो रहे हो? ओके सर। उसके बाद साथियों काम की बातें पढ़ेंगे। जो सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल है, तो उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है इंडियस 105 ने। इसको हमने लिंक करा था सर मैरिज से। कब माना जाएगा कि सर आप मैरिज के लिए रेडी हो? ठीक है, कब माना जाएगा आपकी मैरिज जो है हाईली प्रोबेबल है? तो कुछ 5 कंडीशन है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए MCQ के लिए, बस ध्यान रखना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड होना चाहिए टू सेल द असेट, और यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट कौन है? दूल्हे राजा। दूल्हे राजा कमिटेड होना चाहिए, कहीं पता लगा दुल्हन सेट हो गई फिर मना कर रहा है। फिर एक्टिव प्रोग्राम भी होना चाहिए टू ट्रेस अ बायर, यानी OLX वगैरह पे डाल दो।
ठीक है, ये दूल्हा जो है शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बना लेगा। फिर जो असेट की मार्केटिंग हो रही है वो फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अंट शंट कोई भी रेट लगा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। असेट का सेल जो है 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और साथियों आप जो है असेट का जो सेल है उसका विड्रॉ नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे भैया मैं असेट बेचना नहीं चाह रहा। अगर ये पांचों कंडीशन मीट हो रही है तो इसका मतलब अब आप आपकी जो सेल है वो हाईली प्रोबेबल है। सर क्या हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है? सर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ध्यान रखना। आजकल एमसीक्यू में ऐसे भी आप देख रहे हो फ्रेम बना देगा ऐसे ही। ये 5 कंडीशन थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए एमसीक्यू में टिक मार्क मारने के लिए। बिल्कुल सर, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे के जो पॉइंट हैं उसमें बढ़ने से पहले अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं साथियों जैसे हमारा पर्टिकुलर कंसेप्ट हो गया फिर मैं सीधा किस पे आ जाऊँगा, क्यूए पे आ जाऊँगा। तो सर अपने प्यारे से क्वेश्चन बैंक की तरफ हम आ जाते हैं। तो साथियों ये है हमारा 357। साथियों इंडियाज 105 में सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिविजुअल एसेट की। अगर हम सेल करते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह डाल दिए हैं। फिर डिस्पोजल ग्रुप के सारे क्वेश्चन एक जगह डाल दिए हैं। फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन उसके सारे क्वेश्चन एक जगह डाल दिए हैं। आपको पता ही है मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। जो भी एक कैटेगरी के क्वेश्चन है मैंने एक जगह डाल दिए हैं। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो साथियों देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1.1 सर इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है सर इंपॉर्टेंट है तो करना है। तो एस लिमिटेड ने एक असेट परचेज करी है, प्रॉपर्टी परचेज करी है 6 लाख की। ठीक है, अब सर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो वो सर इंडिया 16 में जाएगी। इसका मतलब ये स्कोप में है। यूजफुल लाइफ जो है प्रॉपर्टी की 15 साल है, अच्छी बात है। 31 मार्च 2003 को यानी 2 साल बाद इसने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर लिया। फिर जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है वो कह रही है इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है 4,70,000 है। ठीक है, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है इसकी वो 4,60,000 है, ये भी ठीक है। तो साथियों यहाँ तक का जो पार्ट है वो डील कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इंडियाज 105 में आप जैसे ही आते हो कंसेप्ट नोट्स में आपको दिखा देता हूँ मैं। 105 में आने के बाद जो इसका मेजरमेंट क्राइटेरिया ये कहता है कि आप कैरिंग अमाउंट देखो और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखो उस असेट की, और दोनों में जो भी लोअर है इस वैल्यू पे आपका असेट रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लो एज पर रेस्पेक्टिव इंडेस। जैसे यहाँ पे इंडेस 16 का हमारा प्रॉपर्टी है, उस इंडेस के हिसाब से सबसे पहले आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो। तो सर निकाल लेते हैं। जो डेट ऑफ सेल है उस दिन कैरिंग अमाउंट हम निकाल रहे हैं। देखो साथियों मैं आपको ले चलता हूँ अपने बोर्ड नोट्स पे। हमने 6 लाख की ये खरीदी थी। फिर 2 साल का हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया। उसके बाद एज पर इंडिया 36 अगर कोई इम्पेयरमेंट हो रहा है तो हम इम्पेयरमेंट भी लगाते हैं। फिर हम उसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं आफ्टर इम्पेयरमेंट टेस्ट। साथियों ये कैरिंग अमाउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड नोट में आपको रेफरेंस दे दिया था क्योंकि क्वेश्चन ये इजी है। बाकी इसके जो फिगर हैं उसकी कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं। देखो 2 साल का डेप्रिसिएशन इसने ये लगाया 80,000, कैरिंग अमाउंट आ गई है। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 50,000 का। सर कैसे पता लगा? यहाँ देखो साथियों 4,70,000 जो है इसकी वो रिकवरेबल अमाउंट है। तो 520 से 470 आपको जाना पड़ेगा। तो 50,000 का आपको इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 50,000 का। तो साथियों आपने कैरिंग अमाउंट निकाल ली एज पर रेस्पेक्टिव इंडेस, इंडेस 16 के हिसाब से। अब आप इंडेस 105 में जंप करोगे। एज पर इंडेस 105 हमें किससे कंपेयर करना होता है? सर हमें कंपेयर करना होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। यानी मार्केट में आप अगर इसे बेचोगे तो नेट पैसा आपको 460 मिलेगा, और हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 470। तो सर 470 को आप 460 से कंपेयर करोगे तो 10,000 का आपको फर्दर लॉस आ रहा है। ये 10,000 का जो फर्दर लॉस है ये सर ये भी इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन ये इंडेस 36 वाला नहीं है, ये एज पर इंडेस 105 वाला है। तो सर यहाँ पे हमें दो इम्पेयरमेंट लॉस पता लगे हैं। एक
इंडेस 36 वाला 50,000 और इंडेस 105 के हिसाब से 10,000। तो सर ये दोनों ही इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पीएल में चार्ज हो जाएंगे। और आपका ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इंडेस 16 वाला, जो अब इंडेस 105 में आ गया है, इसे हम दिखाएंगे 4,60,000 पे। तो साथियों क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। उसके बाद ये फर्दर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं साथियों। फर्दर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ऑन 31 March 2004 मैनेजमेंट चेंज द प्लान एज प्रॉपर्टी नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, और इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है 5 लाख रुपए है। बड़ी अच्छी बात है। एक साल बाद जो है ये प्रॉपर्टी बेचने के मूड में नहीं है, अब बंदा मूड चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस दिन इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है 5 लाख है। अब मुझे खुद बताओ क्या ये 5 लाख पे आप दिखा सकते हो 31 March 2004 को? देखो साथियों, तो इसमें मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जैसे ही आप इंडियाज 105 में आते हो, एक तो डेप्रिशिएशन सीज हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जो 31 March 2003 को थी, 31 March 2004 को भी वही कैरिंग अमाउंट रहेगी, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो इस पर लगेगा नहीं। ठीक है, तो साथियों देखो ध्यान से, हमें ये देखना होता है कि अब ये वापस इंडिया 16 में जा रहा है, क्योंकि अब मैनेजमेंट को इसे बेचना नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये इंडेस 105 में आता ही नहीं तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है। तो देखो साथियों, इंडेस 105 में आता ही नहीं तो इसकी कैरिंग अमाउंट इंडेस 16 के हिसाब से 470 थी। फिर इस पर एक साल का डेप्रिसिएशन और लगा एज पर इंडिया 16, तो इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई है। तो साथियों इसकी जो मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट हो सकती है वो 4,33,846 हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसका रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है। साथियों हम 5 लाख में नहीं दिखाएंगे, हम इसे कितने में दिखा सकते हैं, 4,33,846। तो साथियों 105 से अब आप जा रहे हो 105 से जा रहे हो आप 16 में। आपने रिकॉर्ड करी थी इसकी वैल्यू 4,60,000 में, लेकिन अब आप दिखाना चाह रहे हो इसकी वैल्यू 4,33,846 पे। ठीक है, तो साथियों फर्दर यहाँ पे जो लॉस हुआ है 26,154 का, वो आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 है। इसे डिस्कस करने से पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद साथियों आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंडेस 105 में दे रखे हैं, जिसमें मैं आऊँगा 6 पॉइंट पे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो कचरा टॉपिक है हम ड्रॉप करके चलेंगे। नॉन करंट असेट टू बी अबेंडन। साथियों कभी कभार क्या होता है कि आपकी असेट जो है ना वो टेम्पररी बेसिस पे आप छोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं होती, लेकिन बाद में आप उसका यूज़ करते हो। आपने रखी उसे है, रखी इसलिए ताकि आप बाद में यूज़ कर लो। तो क्या आप 105 में लेके आ सकते हो, उसके ऊपर ये पॉइंट है। देखो, इट शैल नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल सिंस इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड पार्शियली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। तो साथियों इस असेट को आप बाद में यूज़ करोगे, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप इंडेस 105 में नहीं आओगे। ये पॉइंट कहना चाह रहा है आपसे। उसके बाद ये भी कह रहा है कि असेट डाटा टेम्परली टेकन आउट ऑफ यूज़। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे आप यूज़ नहीं कर रहे, नॉट टू बी अकाउंटेड एज अबेंडन। ये अबेंडेंट भी नहीं है, ये बस टेम्परेली आउट ऑफ यूज़ है। ठीक है, तो साथियों अब हम सीधे चलते हैं, इसी बेस पे आईसीआई ने एक क्वेश्चन बना रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से हमें और बेटर क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 हमारे पास है, और ये सर एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो पीबी लिमिटेड है, इसने एक प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परचेज करा है। ठीक है, कितने में परचेज करा है सर, 24 लाख में, 1 अप्रैल 2015 को। इसकी जो लाइफ है प्लांट की वो 8 साल है। ठीक है, 30 सितंबर 2017, यानी 1 अप्रैल 15 16 17, यानी 2.5 साल बाद, 2.5 साल बाद जो है इसने इस प्लांट का टेम्परली स्टॉप कर दिया है यूज़, क्योंकि डिमांड डिक्लाइन हो गई है। तो अभी अभी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं सर, अगर टेम्पररी बेसिस पे आप स्टॉप यूज़ कर रहे हो तो आप 105 में नहीं आओगे, लेकिन जो प्लांट है वो वर्केबल कंडीशन में है। ठीक है, और ये फ्यूचर में यूज़ भी होगा। फिर यहाँ पे आ गया अकाउंटेंट। साथियों जहाँ पे भी अकाउंटेंट आएगा वो रायता जरूर फैलाएगा, यही है हमारे अकाउंटेंट का काम।
अब इस अकाउंटेंट ने क्या करा, इसको जो है प्लांट को हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। फिर एज पर इंडेस 105 इसने लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे से रिकॉर्ड भी कर दिया। अच्छा जी। फिर अकाउंटेंट ने डेप्रीशिएशन भी इस पे लगाना स्टॉप कर दिया। साथियों ये सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन 105 में अगर ये आने के लायक होता प्लांट तो ये ठीक होता, लेकिन ये टेम्पररी यूज, टेम्पररी बेसिस पे आपने इसका यूज बंद कर दिया, तो ये 105 में नहीं आएगा। ठीक है। फिर ये क्या है, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 30 सितंबर 2017 और 31 मार्च 2018 आपको फेयर वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ दे रखा है कि जो अकाउंटेंट ने रायता फैलाया है उसके सारे फिगर्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है क्या ट्रीटमेंट इसका सही है। साथियों ट्रीटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका कंसेप्ट यहाँ पे दे रखा है, आप उसे लिख लेना आराम से, ठीक है। आप 105 में जब भी लेके आओगे दो कंडीशन थी, एक तो सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए और आपका प्लांट इमिडिएटली सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये बातें आपको लिख के आनी है अगर एग्ज़ाम में नंबर चाहिए। बाकी इसके जो करेक्ट प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बोर्ड नोट में दिखा देता हूँ। साथियों ये देखो, ये 24 लाख का इसने जो प्लांट परचेज करा था। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप सही से पढ़ते हुए आ रहे हो एफआर को, तो ये आपका कौन से इंडेक्स में पड़ा होगा, कमेंट करके बताओ। सर इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है। 3 साल का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसकी कैरिंग अमाउंट ये आ गई, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 12 लाख। तो सर रिकवरेबल अमाउंट इसकी कम है एज़ पर कैरिंग अमाउंट, तो यहाँ पे 3 लाख का जो है इम्पेयरमेंट लॉस होगा एज़ पर इंडेक्स 36। रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगी सर इसकी, सर ये होगी 12 लाख रुपीज़। बैलेंस शीट पे 12 लाख पे दिखेगा। ये आपको करेक्ट प्रेजेंटेशन देनी है और थोड़ा सा कंसेप्ट ज्ञानबाजी दिखानी है इंस्टीट्यूट को। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सर ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है फिगर के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। तो इसका एक आईसीआई का एग्जांपल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम साथियों अभी हम सारे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल असेट पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्पोजल ग्रुप की बात चालू नहीं हुई, ठीक है। तो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 40 लाख की आपने ली है। सम ईयर लेटर उस पर जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 11 लाख का है, ठीक है। अभी तक 11 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। इम्पेयरमेंट लॉस 3,50,000 का आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इसकी 25,50,000 है। तो साथियों इसने अभी तक जो भी कैलकुलेशन करी है ना, कैलकुलेशन निकालने के बाद जो फाइनल फिगर आ रहा है वो 25,50,000 आ रहा है। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी कि इस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। बस आपको कैरिंग अमाउंट निकाल के दे दिया। फिर ये कह रहा है देयर आफ्टर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रपोज मूव टू न्यू प्रीमिसेस, कहीं ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन्होंने क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल डाल दी। अच्छी बात है। तो एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 25 लाख। तो साथियों जिस दिन आप 105 में आए उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको दे रखी है। और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट थी उसमें कह रहा है मार्केट कंडीशन इंप्रूव हो गई है और आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है, ये हो गई है 26,50,000। फिर 6 महीने बाद मार्केट कंडीशन और इम्प्रूव हो गई है, अब इसकी वैल्यू हो गई है 30 लाख रुपीज़। लेकिन अभी भी ये 105 में ही चल रहा है, ठीक है। 105 में जब फर्दर आप मेजरमेंट करते हो, फेयर वैल्यू से आप मेजर करते रहते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और कह रहा है कुछ टाइम बाद आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईसीआई का एक सॉल्व एग्जाम्पल है। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, देखो ये जो 25,50,000 है ये तो क्वेश्चन में निकाल के ही दे दी थी, ठीक है। इसके बाद ये आ गया 105 में, तो 105 में से आप कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। तो साथियों 25.5 लाख से आपको जाना है 25 लाख पे, तो 50,000 का आपको इम्पेयरमेंट लॉस है। ये कौन सा इम्पेयरमेंट लॉस है, 105 का। फिर देखो ये जो असेट है आपका, इसकी
कंडीशन अच्छी हुई, अब इसकी फेयर वैल्यू हो गई 26.5 लाख। अब आपको ये बताना है कि क्या सर आप 26.5 लाख इसको बड़ी हुई वैल्यू पे दिखा सकते हो। तो हम साथियों ये देखते हैं कि अभी तक हमने इस पर टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक कर लिया है। सर कौन सा इम्पेयरमेंट लॉस, 105 या 36 दोनों? तो सर यहाँ पे आप देखो, आपने 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा है और 105 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा है। टोटल कितना करा है? 3.5 प्लस 50,000, यानी 4 लाख का। तो आप 4 लाख तक इस असेट को रिवर्स कर सकते हो, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, जिसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अभी यहाँ 25 से इसकी वैल्यू 26.5 हो रही है, यानी 1.5 लाख से बढ़ रही है, तो 1.5 लाख तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जितना आपने पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा है उतना आप रिवर्स कर सकते हो, वैल्यू बढ़ा सकते हो। फिर ये कह रहे हैं 26.5 लाख से ये 30 लाख हो गया। अब बढ़ा सकते हो, कितना बढ़ रहा है सर? 3.5 लाख बढ़ा सकते हो। तो आपको ये देखना है कि इम्पेयरमेंट लॉस में बैलेंस कितना है। तो सर पहले 4 लाख का बैलेंस था, उसमें से 1.5 लाख हमने रिवर्स कर लिया, बैलेंस 2.5 लाख बचा, यानी आप 2.5 लाख रिवर्स कर सकते हो। आप 3.5 लाख नहीं कर सकते, आप 2.5 लाख रिवर्स कर सकते हो। तो 26.5 लाख प्लस 2.5 लाख आप 29 लाख पे इस असेट को दिखा सकते हो। तो इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 20 लाख, 9 लाख। और इसको सेल कितने में कर रहे हैं सर? 30 लाख में कर रहे हैं। 30 लाख में सेल कर रहा है, कैरिंग अमाउंट 29 लाख है, तो 1 लाख का गेन आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर। है तो सर सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट इसका आपने न्यूमेरिकल के थ्रू नहीं करा होगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट वहाँ बताया नहीं। कंसेप्ट इसका कंसेप्ट नोट्स में भी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में बेटर समझ आता है। और सब हम रिवाइज कर रहे हैं सर, ठीक है? तो रिविजन के एंगल से मैं आपको सब करा रहा हूँ। तो साथियों गुड न्यूज़ ये है कि इंडिविजुअल एसेट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे साथियों अपने डिस्पोजल ग्रुप पे। तो रेडी हो सर? बिल्कुल रेडी है। अब डिस्पोजल ग्रुप में आने से पहले साथियों जो कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि इंडियाज 105 में तब आप आते हो कि आपकी जो सेल है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो रही है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन दे रखा है आपको, एक्सेप्शन टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सर होता क्या है कि कुछ डिले आपके हाथ में नहीं होते। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, तो यहाँ पे डिले आपके हाथ में नहीं है, तो सर यहाँ पे 1 साल से ऊपर भी टाइम जा रहा है, तो आप स्टिल उसे 105 में ही रखोगे, ठीक है? उसके बाद साथियों इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एविडेंस होना चाहिए कि भैया स्टिल आप कमिटेड हो टू सेल, ठीक है सर? उसके बाद एक अच्छा पॉइंट और है, असेट एक्वायर विद अ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। इस पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। आपने कोई असेट ली है, ठीक है, और आपका मन है उसे बेचने का, तो इंडियज 105 कहता है कि भाई आप उसे इंडियज 105 में ला सकते हो, ठीक है, और आप उसे रेनोवेट भी करा सकते हो। नॉर्मली इंडियज 105 क्या कहता है कि ला के तुरंत बेचो, लेकिन यहाँ इंडियज 105 कह रहा है कि हम आपको 3 महीने का एक बफर टाइम दे रहे हैं कि 3 महीने आप उसे सजा लो, सवार लो, बढ़िया कर लो, रेनोवेट कर लो, फिर बेच लो। तो अगर आपने कोई एसेट एक्वायर करी है विद द पर्पज ऑफ सेल, तो आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी सर कंसेप्ट इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन काम के नहीं है, ठीक है? जो काम के थे वो मैंने आपको बता दिए। अब साथियों जो काम की बात है वो आपको बता देता हूँ मैं। अभी मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 105 में आ गए तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑन असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल सीज हो जाता है। इमीडिएटली स्टॉप फ्रॉम द डेट व्हेन असेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है? बाकी ये दो कंसेप्ट है फालतू में। इसके बाद साथियों रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में ही समझा दिया। जो चीज़ें न्यूमेरिकल में समझने वाली है वो मैंने आपको वहाँ बता दी। उसके बाद साथियों थोड़ी डिस्पोजल ग्रुप के बारे में आप बात करेंगे, तो इसके बारे में जो बात करेंगे वो सीधा मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से बताऊंगा। तो साथियों चलते हैं न्यूमेरिकल पे। अब साथियों आप आ जाओ डिस्पोजल ग्रुप पे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो, कि इंडियज 105 केवल 3 असेट पे एप्लीकेबल है सर, 16, 38, 40। लेकिन सर आपका कोई डिस्पोजल ग्रुप है, वो डिस्पोजल ग्रुप आपका सीजीओ भी हो सकता है,
मल्टीपल सीजीओ भी हो सकते हैं और पार्ट ऑफ सीजीओ भी हो सकते हैं। उसमें कोई भी असेट लाइबिलिटी आ जाएगी, जरूरी नहीं है ये तीन ही हो। देखो साथियों, जैसे यहाँ पे डेटर भी आ गया, लाइबिलिटी भी आ गई, सब आ गई, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने कहा भैया ये मेरा डिस्पोजल ग्रुप है, इसे मैं बेचना चाह रहा हूँ, बेच दो भैया, क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, एनी असेट लाइबिलिटी कैन बिकम डिस्पोजल ग्रुप। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधा हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको कंसेप्ट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप आ जाओ साथियों क्वेश्चन नंबर 2.1 में। तो नवंबर 19 एग्जाम में ये आ रखा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ऑन June 1 2001 एंटिटी एक्स प्लान टू सेल ग्रुप ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, यानी डिस्पोजल ग्रुप की बात हो रही है। क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया डिस्पोजल ग्रुप है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। ऑन July 31 2001 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एंड बिकम कमिटेड टू प्लान टू सेल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। देखो ध्यान से, जून 1 को इन्होंने प्लान करा और 31 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया। फिर ये कह रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे अप्रूवल चाहिए होती है फ्रॉम रेगुलेटर, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर इज कस्टमरी एंड हाईली प्रोबेबल टू बी रिसीव बाय November 13। तो साथियों यहाँ पे आपको 3 डेट दे रखी है, और उस 3 डेट पे भी आईसीआई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि हम इसे 105 में कब डालेंगे। तो 105 में हम तब डालते हैं व्हेन सेल इज हाईली प्रोबेबल, ठीक है, और एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो साथियों जिस दिन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिल गया ना, उस दिन हम इसे 105 में डाल देंगे। उसके बाद समटाइम क्या होता है, आपकी असेट को सेल करने के लिए कुछ अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। तो वो अथॉरिटी से अप्रूवल सर हर केस में चाहिए होती है। जब भी आप कोई एसेट को सेल करते हो, फॉर एग्जांपल फ्लैट सेल कर रहे हो, तो आपको अपनी आरडब्ल्यूए से परमिशन चाहिए होती है। तो सर वो कंसिडर नहीं होगी। जिस दिन आप खुद से कमिटेड हो ना, खुद से कि भैया मुझे बेचनी है, आप उसी दिन 105 में डाल दो। अब ये जो रेगुलेटर, ये एक्सटर्नल पार्टी है, तो ये रेलेवेंट नहीं है कि हमें इसे इंडेक्स 105 में कब डालना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, कि क्या इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हो, इफ यस एट व्हाट डेट। तो साथियों डेट पे इसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो डेट आप बता दोगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, July 31 2001 डेट एट विच मैनेजमेंट, यानी जिसकी असेट है वो कमिटेड होना चाहिए, ठीक है, बिकम्स कमिटेड टू द प्लान, ठीक है, उस दिन आप डाल दोगे। फिर आपको 2 कंडीशन बता देनी है कि एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, ठीक है, और सेल हाईली प्रोबेबल है, इसलिए ये 105 में आने के लायक है। उसके बाद साथियों क्या है, तो ऐसा नहीं है आईसीआई केवल नंबर्स में ही खेलता है, आईसीआई छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपसे टेस्ट करता है। उसके बाद साथियों इसकी जो भी असेट है और जो भी लाइबिलिटी आपको दे दी, और इंस्टीट्यूट ने पागल बनाने के लिए क्या करा है, आपको December 31 2010 को इसकी कैरिंग अमाउंट दे दी। साथियों हमें दिसंबर की नहीं चाहिए, हमें उस दिन चाहिए जिस दिन हम इसे 105 में डालेंगे, यानी जुलाई 31 को। जुलाई 31 को इसकी कैरिंग अमाउंट दे दी। अब इसकी जो कैरिंग अमाउंट है तो हमें कंपेयर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। तो साथियों फेयर वैल्यू इसकी December 31 की भी दे रखी है, जुलाई 31 की भी दे रखी है। तो आपको जुलाई 31 की देखनी है, December 31 की काम की नहीं है। 1850 को आपको कंपेयर करना है किससे, 2600 से। सर कंपेयर कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। कौन सा आएगा, 105 का। बोर्ड नोट्स में देख लेते हैं एक बार। देखो साथियों, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना सर। हाँ जी, कुछ भी नहीं करना, आपको कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन से उठा के लिखनी है। फिर अभी अभी हमने इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखा था 1750, तो 2600 और 1750 का जो डिफरेंस है वो 850 है, तो 850 इंपेयरमेंट लॉस है। अब साथियों आता है लर्निंग कैच। ये जो 850 का इंपेयरमेंट लॉस है एज पर 105 है, लेकिन ये लॉस किस में अलोकेट होगा, जिसपे कि इंडियस 105 एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना।
तो सर इंडियाज 105 हमारा किस पे एप्लीकेबल है? सर गुडविल पे एप्लीकेबल है, जिसमें मैंने टिक लगा रखा है उस पे, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। क्या डेटर पे इंडियाज 105 एप्लीकेबल है? नहीं है। इन्वेंट्री पे, क्रेडिटर पे, इन सब पे नहीं है। तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ना, केवल इन पे ही अलोकेट होगा, ये ध्यान रखना। इसमें भी खेल है। इंडियाज 36 में आपने क्या पढ़ा था? सर इसकी वैल्यू कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि सर इसकी कोई औकात ही नहीं है। जब इसकी औकात नहीं है तो सबसे पहले तो 850 में से पूरी पूरी इसकी गुडविल उड़ा दो। तो जो 500 इसकी गुडविल है ना, सारी की सारी इसकी वैल्यू उड़ा दो, क्योंकि सर इसकी कोई औकात ही नहीं है, तो गुडविल हमें रखनी क्यों है? बिल्कुल सर। इसे उड़ाने के बाद 850 में से 500 उड़ाने के बाद जो बाकी आएगा ना, वो प्लांट एंड मशीनरी और इसके कैरिंग अमाउंट पे आप अलोकेट कर दोगे, ये आ गया। उसके बाद आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लोगे इसकी, ये इसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गई। सर यही क्वेश्चन है, और कुछ है सर इसमें? और कुछ नहीं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे इसने ना ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 31 जुलाई को इसने वैल्यू पूछी है, जो अभी आपने निकाली। फिर ये ईयर एंड में भी पूछ रहा है, यानी 31 मार्च रिपोर्टिंग पीरियड में। तो 31 मार्च का इसने ना डाटा नहीं दे रखा, तो आप कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के दे देना कि कैलकुलेशन जो है सिमिलर ग्राउंड पे होगी, आपको कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करना है। दैट्स इट, वी आर डन। फिर अगला जो क्वेश्चन है साथियों 2.2, वो सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 2.1 के। तो इसे भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बोर्ड नोट आपके पास है ही, वहां से आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों जब क्वेश्चन लाइन के साथ लगे होते हैं ना, तो आपको करने में दिक्कत नहीं होती। यही इस क्वेश्चन बैंक की खासियत है, जो मुझे स्टूडेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 2.3 में एक अच्छा पॉइंट है, वो आपको बता देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखो साथियों, इस क्वेश्चन में ना आईसीआई ने क्या ब्लंडर कर रखा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। ये कहता है कि कैरिंग अमाउंट जो है एट द रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। तो सर उसकी डेट मैंने ना एक अजम्पशन बेसिस पे ले ली, 31 मार्च 2025 को इसने एक डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट दे दिया। फिर यहाँ पे दोबारा से इसने कैरिंग अमाउंट लिखा लिया इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, यानी ये 31 मई 2025 को ये भी मैंने एक अज्यूम डेट ले ली है। इस दिन ये 105 में जा रहा है, तो जिस दिन 105 में जा रहा होता है हमें उस दिन की डेट चाहिए होती है। तो साथियों ये वाली डेट हमारे काम की है, और ये वाली डेट हमारे काम की नहीं है। पहली बात तो ये, हम क्या करेंगे फिर, 14,900 को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे। तो 14,900 माइनस 13,000 करेंगे, तो हमें 1,900 का इम्पेयरमेंट लॉस मिल जाएगा। तो सर ये जो 1,900 का इम्पेयरमेंट लॉस है, उसे आप रिकोगनाइज कर लोगे। अब ये जो 1,900 का लॉस है सर, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा? सर जो ये टिक वाली असेट है ना, केवल इन पे जाएगा। अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, तो ध्यान से देखो साथियों, ये इसने कैलकुलेट करके आपको दे रखा है। ये जो 1,900 है, ये सारा का सारा पहले इसने गुडविल से उड़ा दिया, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस इसने रिमेनिंग जो इंडियाज 105 वाली असेट है वहाँ से उड़ा दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है साथियों, कि कुछ टाइम बाद यानी रिपोर्टिंग डेट पे 31 मार्च 2026 में, जो इसकी ये भी मैंने ही डेट लिखी है साथियों, ठीक है, ये आईसीआई ने नहीं दे रखी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज इंक्रीज टू 15,500। तो साथियों अभी अभी हम इंडिविजुअल असेट पे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि आप अपने 105 वाले असेट की कैरिंग अमाउंट को क्या बढ़ा सकते हो? सर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं? जितना आपने पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा है उतना ही बढ़ा सकते हो। सर हमने कितना इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा था? हमने 1,900 का करा था। लेकिन सर यहाँ पे क्या है सर, 1,900 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसमें 1,500 जो है वो गुडविल में अलोकेट हो गया है। और इंडिया 36 क्या बोलता है कि गुडविल में अगर आपने कोई इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट कर दिया, आप रिवर्स नहीं कर सकते। इंडिया 105 भी यही बोलता है। तो हम मैक्सिमम रिवर्स कितना कर सकते हैं? सर हम इतना कर सकते हैं, यानी 400 कर सकते हैं। ओके सर, तो आप केवल 400 रुपये जो है वो रिवर्स कर सकते हो। तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट थी साथियों कितनी थी? 13,000 थी। तो 13,000 से आप कहाँ जा सकते हो? 13,400 पे जा सकते हो, 15,500 पे नहीं जा सकते। एमसीक्यू में भी आ सकता है। अच्छा पॉइंट है। तो हमने रिवर्सल का केस जो है वो इंडिविजुअल असेट पे भी देख लिया, डिस्पोजल ग्रुप पे भी देख लिया। वेरी गुड।
उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 2.4 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई जान नहीं है हालांकि क्वेश्चन। ये कह रहा है इनका एक डिस्पोजल ग्रुप है, ठीक है, 30 सितंबर 2001 को। फिर ये कह रहा है इसकी जो कॉस्ट टू सेल है ना वो 10 करोड़ है, लेकिन कब है? मार्च 2003। सर हमने 105 में डाला है 30 सितंबर 2001 को, लेकिन कॉस्ट टू सेल हमें दे रहा है 1.5 साल बाद की। हमें क्या करना है सर, इस कॉस्ट टू सेल को आज लेके आना है, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के 10 करोड़ को खींच के लेके आना है। और जो इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है वो 400 करोड़ दे रखी है, जिस दिन 105 में जा रहे हैं उस दिन, और जिस दिन इसका रिपोर्टिंग पीरियड है उस दिन। और इसकी कैरिंग वैल्यू आपको दे रखी है 500। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो साथियों, जिस दिन ये 105 में गया इसकी कैरिंग अमाउंट है 500, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगी, इसका वर्किंग देख लो। फेयर वैल्यू 400 दे रखी है क्वेश्चन में, कॉस्ट टू सेल सर 10 करोड़ आपको दे रखी है 1.5 साल बाद की, उसमें आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे, क्वेश्चन में दे रखा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने के बाद कॉस्ट टू सेल पता लग गया, ये आगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। साथियों सेम चीज़ आपको फिर रिपोर्टिंग डेट पे करनी है 31 मार्च 2002। यहाँ पे क्या है ध्यान से सुनना, इसकी जो कैरिंग अमाउंट है साथियों, ये जो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आई थी 105 वाले दिन, यही इसकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। इसे आप कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। अब रिपोर्टिंग डेट के दिन इसकी फेयर वैल्यू है 400 और कॉस्ट टू सेल इसकी कितनी है सर, 10 करोड़ को हम खींच के लेके आएंगे 1 साल पीछे, ये इसकी कॉस्ट टू सेल है। तो साथियों इसका जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो इतना आ गया। अब ध्यान से देखो साथियों, इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दोगे। साथियों एक्चुअली अब जो 0.42 का लॉस आ रहा है हमें, यहाँ पे भी आप देखोगे इसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्यों गिर रही है उसका रीज़न देख लो। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों फेयर वैल्यू तो इसकी सेम है, इसकी जो कॉस्ट टू सेल है वो बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट टू सेल बढ़ क्यों रही है? क्योंकि सर यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रखी है, पहले आपने 0.867 से मल्टीप्लाई करा था, आप 0.909 से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, कितने से हो रही है? 8.67 था, ये 9.09 है, तो ये बढ़ गया है। तो सर ये फाइनेंस कॉस्ट है आपकी। तो जो 0.42 है इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है 105 के हिसाब से, फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने अनवाइंडिंग का पढ़ रखा है आई गेस। इसके बाद साथियों डिस्पोजल ग्रुप भी हमारा खत्म होता है, अब हम चलेंगे डिवीजन पे। बिल्कुल सर, डिवीजन पे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेंगे फिर चलते हैं। तो साथियों डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या होता है, ये एंटिटी का कोई कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब सर जिसके सेपरेट कैश फ्लोज हैं, आप अलग से पता लगा सकते हो भाई इस कंपोनेंट की अलग से कैश फ्लो है। सर टेक्निकल जा रहा है तो लेमन टर्म में समझो। सर कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, सर टाटा है, टाटा के कई सारे डिवीज़न है, तो टाटा ने कहा कि भैया मैं टाटा स्टील को जो है वो सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोर्ड। फोर्ड इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो फोर्ड ने हर जगह बंद नहीं करा है, बाकी कंट्रीज़ में चल रहा है, केवल इंडिया में डिसकंटिन्यू करा है। तो अगर आप किसी जोग्राफिकल एरिया में डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो ये भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आएगा, या अपने बिजनेस का कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो वो भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आएगा। मतलब ये जो एरियाज हैं ये उस बिजनेस के कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब ये सेपरेट कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अलग से पता लग रहा है कि भैया ये कुछ अलग से जनरेट कर रहा है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। इनकी अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है जो डिवीज़न है। तो साथियों समझ लो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। अब साथियों इसकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन पूछी जाती है इसकी। तो देखो जैसे ही आपका कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कैटेगरी में कब आएगा? वही सर जो हमने पहले पढ़ा था कि सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए और अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाएगा। लेकिन सर अब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं।
इंडिविजुअल एसेट हम बेच रहे थे, वो छोटे लेवल की बात थी। फिर हम डिस्पोजल ग्रुप बेच रहे थे, वो थोड़ी सी बड़ी बात हो गई। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और ज़्यादा बड़ी बात हो गई। तो अब हम बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सेपरेटली। इसका मतलब सर, यहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे अपने यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कैसे सेपरेटली सर? जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका अलग से दिखाओगे प्रॉफिट लॉस, उसका रेवेन्यू एक्सपेंस, उसका टैक्स। और जो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसके एक्सपेंस सब अलग से दिखाओगे आप। तो ये बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं साथियों। तो साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.1 मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि 3.2 इसी से लिंक है और 3.2 इम्पॉर्टेंट है। तो 3.1 इम्पॉर्टेंट नहीं है सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेरेटिवली 3.2 मुझे लगता है ज़्यादा आने के चांस है। तो यहाँ पे सी के एल लिमिटेड है, ठीक है। तो क्वार्टर एंडेड 30 जून का आपको डाटा दे रखा है। क्या डाटा है सर? कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ इट्स डिवीजन एज अ गोइंग कंसर्न। तो कोई ये डिवीजन अपना बेचना चाह रहे हैं। तो जो ये प्रपोज सेल है, ये जो सेल है में जो बायर है, बायर जो है नॉन मॉनेटरी एसेट इंक्लूडिंग गुडविल एक्वायर कर लेगा। फिर बायर जो है कंपनी के सारे ट्रेड रिसीवेबल और सारी लाइबिलिटी को भी सेटल करेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, करेगा ही करेगा। तो साथियों आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये कैरिंग अमाउंट है डिवीजन की जो सेल हो रही है। फर्स्ट अप्रैल 2001 को जो कंपनी है उसने एक्टिवली मार्केट कर दिया अपना डिवीजन। तो साथियों 105 में ये कब जाएगा? ये 105 में आपको फर्स्ट अप्रैल 2001 में चले जाएगा क्योंकि इस दिन मैनेजमेंट कमिटेड है सेल के लिए। उसके बाद इनको ऑफर्स मिल रहे हैं। ऑफर्स मतलब ये फेयर वैल्यू है। तो 32 लाख फेयर वैल्यू है। कब है सर? फर्स्ट अप्रैल 2001 को। फिर 15 अगस्त, यानी एक सब्सिक्वेंट डेट आपको दे दी, उस दिन इनको ऑफर मिल रहा है 33 लाख का। तो सर पहले यहाँ तक की बात हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। साथ ही फर्स्ट अप्रैल 2001 को ये जो डिवीज़न है इसकी कैरिंग अमाउंट है 30.60 लाख। 30.60 लाख, और इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ये है 32 लाख। तो मुझे बताओ आप किस पे दिखाओगे? मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है कि आप लोअर पे दिखाते हो, तो आप 30.60 पे दिखाओगे। फिर फर्स्ट अगस्त था या 15 था? एक मिनट देख लेते हैं। 15 अगस्त है साथियों। नहीं तो इस पे भी कमेंट आने चालू हो जाएंगे, सर ये तो गलत लिखवा दिया। भाई हो जाती है गलती। 15 अगस्त को इसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है 33 लाख है। तो साथियों हम तो लोअर पे दिखाते हैं, 30.6 पे दिखाओगे या 33 लाख पे दिखाओगे? तो साथियों धीरे इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ डिवीजन इट विल नॉट बी अकाउंटेड, क्योंकि इंडेस 105 जो है केवल इम्पेयरमेंट लॉस को ही बुक करता है, ठीक है। यहाँ पे गेन वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों सर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इंडेस फॉलो करता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो 30 जून 2001 को आप बैलेंस शीट में आप इसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में शो करोगे नोट्स टू अकाउंट में, यह बात ध्यान रखना। और साथियों प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ऐसी बात है? हाँ जी सर। यहाँ पे देखो साथियों, क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या था? हाउ प्रपोज सेल विल बी रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दी फिगर के साथ। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। अब 3.2 क्या कह रहा है सर? ये क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको ये असेट दे रखी है, इसका कैरिंग अमाउंट दे रखा है,
तो यहाँ पे भी एक डिवीज़न सेल हो रहा है, ठीक है। तो इस डिवीज़न की भी आपको क्वेरीज वगैरह आ रही है। तो 6.4 लाख आपको एक अमाउंट मिला है, ये फेयर वैल्यू है। कब मिला है सर? 1 जनवरी 2001 को। फिर ये कह रहा है 30 अप्रैल 2001 को इसकी वैल्यू हो गई 6.6 लाख फेयर वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 जनवरी से 31 मार्च, यानी जिस दिन आपने इसे 105 में डाल दिया, इसकी कोई इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्टिंग है 1.6 लाख, वो आपने बेच दी 2.4 लाख में। साथियों यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है, वो समझ लो कि आपने 105 में सेल में लगाने के बाद ये स्टिल बिजनेस स्टिल अंडर ऑपरेशन में है, लेकिन बस आपने इसे हेल्ड फॉर सेल का बोर्ड लगा रखा है, यानी स्टिल आपके जो इन्वेंट्री है वो सेल होगी, आपका कैश बैलेंस चेंज होगा, वो सारी एक्टिविटी होती रहेगी। उसके बाद साथियों आपसे ये कह रहा है एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, रिलेटेड टू सेल ऑफ डिवीजन एंड प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है आपका, इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन पूछ रहा है आपसे। प्रेजेंटेशन हम दिखा देंगे साथियों। सबसे पहले तो जिस दिन आप 105 में आ रहे हो, आप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कंपेयर करोगे। तो सर कंपेयर हमने करा तो हमें लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है सर? 80,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लोगे। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है, ये सारा का सारा कहाँ अलोकेट होगा? सर गुडविल है तो गुडविल में अलोकेट हो जाएगा। तो गुडविल यहाँ है कितनी इस क्वेश्चन में? सर गुडविल है 1.2 लाख की, और इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 80,000 का। तो 80,000 गुडविल में लग जाएगा, तो गुडविल की जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी वो 40,000 आ गई। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा डिवीज़न है पहले 7.2 लाख पे था कैरिंग अमाउंट, इसकी वैल्यू फिर 6.4 में आ गई, हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा था, फिर इसकी वैल्यू 6.6 पे आ गई। अब आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो रीमेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो रीमेजरमेंट हो रहा है, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस को? ऑब्वियसली कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं सर, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस पहले बुक करा था, रिकॉग्नाइज करा था, वो गुडविल में अलोकेट हुआ था, और गुडविल में जो इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट होता है वो रिवर्स नहीं होता साथियों। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो डिवीज़न स्टिल आपका 640 पे ही विजिबल होगा, इस वैल्यू पे। वैल्यू बढ़ भी जाए तो यहाँ पे नहीं होगा। कंसेप्ट हमने यही चीज़ वहाँ डिस्पोजल ग्रुप में इंडिविजुअल असेट में भी पढ़ी थी, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो साथियों फाइनली आपका इंडेस 105 डन डना डन डन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बता देता हूँ, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मेरे से काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती हैं स्टूडेंट्स की। साथियों इंडेस 105 में रीमेजरमेंट होता है। तो रीमेजरमेंट क्या होता है? एक बार 105 में आने के बाद कोई रिपोर्टिंग डेट आ रही है, तो उस दिन आप रीमेज़र करते हो। तो साथियों आप जब रीमेज़र करते हो, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, फेयर वैल्यू बढ़ रही है, तो मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हो? तो साथियों जितना आपने पहले इम्पेयरमेंट रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा था ना, जितना आपने पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक करा था उतना ही आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन वो इम्पेयरमेंट लॉस अगर गुडविल में एलोकेट हुआ था तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अर्लियर बुक, ये तो हो गई साथियों रीमेजरमेंट की बात। आप हो 105 में ही आप बस रीमेजर कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है रिक्लासिफिकेशन। आप 105 से अब सर जा रहे हो अपने पुराने वाले अड्डे पे 16 38 40 में, अब आपको नहीं बेचना। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी है एज पर रेस्पेक्टिव इंडेक्स, 16 के हिसाब से, 38 के हिसाब से, 40 के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को आपको कंपेयर करना है 105 में आने के बाद उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी। तो कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फ़ायदा है, पीएल में डाल दोगे, और डिक्रीज हो रही है तो नुकसान है, वो भी पीएल में जाएगा। तो एक कंसेप्ट था सिंपल सा। तो फाइनली वी आर डन विद द 105।
साथियों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी आपको क्वेरी है, मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत है यू कैन व्हाट्सअप मी। और फर्दर कोई भी आपको रिवीजन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। आई विल बी देयर फॉर यू। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।